Okay, so we will start. We'll be discussing some of the most important things which are going to come in your oral surgery exams. Okay, so first we will discuss some armamentarium related to oral surgery. In armamentarium, we'll be discussing the various types of blades. Okay, so there are different types of blade. You must be knowing number 15, number 11, number 15, number 11, नंबर 12, नंबर 10. सो विच ये कौन सा ब्लेड कब यूज करते हैं दैट विल बी डिस्कसिंग नाउ. ओके, नंबर 15 इज यूज्ड फॉर इंट्राओरल इंसिशन. ओके, फॉर ओरल सर्जरी. सो जितने सारा इंट्राओरल इंसिशन देना है उसके लिए हम नंबर 15 ब्लेड यूज कर सकते हैं. ठीक है, नंबर 11 इज यूज्ड फॉर स्टैब इंसिशन, एब्सेस ड्रेनेज. जैसे आपको एब्सेस कोई ड्रेन करना है तो इन दोज केसेस वी विल यूज नंबर 11. ओके, 11 कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इट इज लाइक दिस. ओके, somehow like this. So it's like 1. ठीक है, so this is 11 number blade. Okay, so number 15 is used for intraoral incision. 11 is 15 is used for intraoral incision, 11 is used for stab incision. Okay, number 12D. 12D is used for intraoral inaccessible areas. जो कुछ सारे areas जो पीछे होते हैं, inaccessible areas, ठीक है, such as maxillary tuberosity, ठीक है, और म्यूकोजिंजाइवल प्रोसीजर्स में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, और बाकी रह गया नंबर 10. नंबर 10 इज यूज्ड फॉर स्किन इंसिशंस. ठीक है, सो लेट्स रिवाइज अगेन. नंबर 15 इंट्राओरल सर्जरी के लिए. ठीक है, 11 योर स्टैब इंसिशंस. ठीक है, नंबर 12D इनएक्सेसिबल एरियाज लाइक आपका जो मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी एरिया है. ठीक है, एंड नंबर 10 इज यूज्ड फॉर स्किन इंसिशंस. ठीक है, skin incision. Fine. Next, just a minute. Okay, next few things about impaction. Okay, impaction में एक OPG जो लेते हैं हम. Why do we take OPG? What is the, हम सिर्फ OPG in impaction. Okay, why we take OPG and not only IOPR? So there are different reasons. Okay, there are around 4 reasons. So in case of patient with restricted oral opening, trismus, इन सारे पेशेंट में क्या होता है, आईओपीए हम नहीं ले सकते. ठीक है, तो वी प्रिफर ओपीजी, एक्सेसिव गैगिंग. बट इससे भी बड़ा एक रीजन है, आई टेल यू इन द लास्ट. ठीक है, पहले कारण है ओपीजी लेने का आपका रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग, ट्रिस्मस होगा, एक्सेसिव गैगिंग. ठीक है, नंबर 2 impacted tooth in aberrant position. Just a minute. एबेरेंट पोजीशन, सोचो पोस्टीरियर, बहुत पोस्टीरियर है मैंडिबल में. सोचो बहुत पोस्टीरियर है. सो all the teeth like it is very posterior, so it will not come in the IOPR. okay, जैसे कि आपको डिस्टो एंगुलर है, आपको सोचो ये सेकेंड मोलर है एंड इट इज लाइक दिस. तो सोचो आपने IOPR लिया, इतना आया, बट दिस रूट पोर्शन इज नॉट कमिंग. सो हाउ दिस विल कम? इट विल कम थ्रू OPG. ठीक है, नाउ फॉर रूलिंग आउट
एसोसिएटेड पैथोलॉजी, अगर कोई पैथोलॉजी है, ठीक है, सोचो ओकेसी है, कोई सिस्ट है, ओकेसी है, अमेलोब्लास्टोमा है, ओके, सो स्वेलिंग आप सोच रहे हो स्पेस इन्फेक्शन है, या आप सोच रहे हो दिस थिंग, देयर आर मेनी अदर थिंग, ओकेसी है, या सेंट्रल जार्म सेल ग्रेनुलोमा, एनीथिंग कैन बी देयर. सो रूलिंग आउट एसोसिएटेड पैथोलॉजी कैन बी डन थ्रू योर ओपीजी, ओके, कि कोई एसोसिएटेड पैथोलॉजी है कि नहीं. एंड फिर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इंफेक्टेड, रिलेशनशिप ऑफ द inferior alveolar nerve, ठीक है, टू द रूट, कि जो आपका inferior alveolar nerve है, what is the approximity to the root of the third molar, ठीक है. तो जैसे सोचो this is the teeth, okay, third molar, एंड दिस इज द इंफीरियर अल्वेलर कैनाल, ठीक है. तो ये हम ओपीजी में पता कर सकते हैं. इन आईओपीआर वी कैन नॉट गेट दिस, अगर मिलता भी है वी कैन गेट दिस मच, ठीक है. ये कंप्लीट नहीं मिल सकता, लाइक इट इज डिस्ट्रोएंगुलर, इट इज लाइक दिस, ठीक है. तो हाउ ऐसे पास हो गया है. सो व्हाट वी शुड डू इन दोस केसेस, दैट कैन बी नोन थ्रू ओपीजी. अगर हम ओपीजी नहीं लेते तो पता नहीं चलेगा. तो रिलेशनशिप ऑफ इंफीरियर अल्वेलर नर्व टू द टूथ रूट या टू द टूथ थर्ड मोलर, ये हमको पता चल सकता है ओपीजी के थ्रू, ठीक है. नाउ ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ऑफ इंफीरियर alveolar nerve to the roots of third molar, ये relationship was given by Howe and Poynton, ठीक है. इसमें define things they have told, related to depth and related to canal. So these things are not required, but you just know that Howe and Poynton has given the relationship between your inferior alveolar nerve to the roots of the third molar, okay. Then two incisions you should know. What are the incisions we give for removing impacted third molar, okay. One is the Ward's incision and one is the modified Ward's incision, ठीक है. तो you remember this thing. I'll send you the picture for Ward incision and modified Ward incision in the group, ठीक है. तो Ward's incision and modified Ward's incision, these are the incision we used for removing impacted third molar, ठीक है. Now what are the techniques for removing impacted third molar? So there are different techniques. Number one is Murray-Gilby collar technique. तो ये नाम याद रखना आप. We will be discussing in detail also later, ठीक है. Murray-Gilby collar technique नंबर 1. फिर आपका आता है lingual split bone technique, ठीक है. नंबर 3 है lateral trephination technique, ठीक है. Now we also do coronectomy. कोरोनेक्टोमी भी करते हैं. कोरोनेक्टोमी का मतलब क्या है? We remove the crown but we leave the root. That is coronectomy. Okay. So it was described by Equerre and Debian in the year 1984. ठीक है. तो ये कब करते हैं हम कोरोनेक्टोमी? जैसे अभी मैंने बताया कि रिलेशनशिप ऑफ इंफीरियर अल्वेलर नर्व टू द थर्ड मोलर. अगर सोचो इंफीरियर अल्वेलर नर्व इज पासिंग थ्रू द रूट,
ओके ऐसे पास कर रहा है। तो इफ यू रिमूव द थर्ड मोलर कंप्लीटली, देयर आर चांसेस ऑफ इंजरी टू द इंफीरियर अल्वेलर नर्व। तो उस समय क्या करते हैं हम, कोरोनेक्टोमी कर सकते हैं, रिमूव द क्राउन पोर्शन। ओके, क्राउन पोर्शन, दैट इज कोरोनेक्टोमी। ठीक है, नाउ relationship of maxillary sinus to the maxillary impacted teeth। जैसे हम क्लासिफिकेशन है ना, जैसे आपका इम्पैक्टेड थर्ड मोलर में वार लाइन्स है, फिर आपका देयर इज क्लासिफिकेशन राइट, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, डेप्थ के अनुसार भी देते हैं, ए बी सी। सो सिमिलरली आपका जो मैक्सिलरी थर्ड मोलर है, दैट इज maxillary third molar, there is a classification based on the sinus approximation। ठीक है, तो we write SA and NSA। ठीक है, तो NSA का मतलब है no sinus approximation। अगर जो रूट है और साइनस के बीच 2 mm का बोन होता है, देन वी से देयर इज नो साइनस अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एंड अगर देयर इज नो बोन or a thin partition of bone is present between the root of the maxillary third molar and the maxillary sinus, then it is called SA। ठीक है, sinus approximation। no sinus approximation, इसमें 2 mm होना पड़ेगा। ठीक है, this thing I am not discussing, आपका जो this thing ना, Peterson difficulty index, those things we have already discussed before, so later on we may discuss in another class, but here I am discussing some things which we have not discussed before। ठीक है, तो Peterson difficulty index हो गया, वारफे हो गया, then Winters line हो गया, so all these things I am not discussing। ठीक है, next, just a minute। So slope technique एक बार सुनो। Slope technique is for this na, radiograph। Okay, radiograph, when we discuss radiograph I'll discuss with you। ठीक है, same side lingual Yes, opposite is buccal, that is the slope technique, right? ठीक है, next something about Ludwig's angina। तो Ludwig's angina is a type of space infection, right? इसमें कौन सा सारा स्पेस इन्वॉल्व होता है, 3S यू रिमेंबर, सबमेंटल, सबमेंडिबुलर एंड सबलिंगुअल स्पेस। ये 3 आपको स्पेसेस जो है, 3 स्पेसेस आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल इवैल्यूएशन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन में आप बहुत सारे चीजें मिल सकता है आपको, लाइक ऑफ जो सारा स्पेस इन्फेक्शन में होता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर आपका जो टंग है। ठीक है, दैट इज एंटीरियरली प्रोट्रूडिंग टंग, एंटीरियरली प्रोट्रूडिंग टंग। ठीक है, एंटीरियरली प्रोट्रूडिंग टंग। फिर होता है आपका, यू शुड रिमेंबर, देयर एयरवे इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ब्रीथिंग करने में आपको डिफिकल्टी होता है। ठीक है, ये लुडविग्स एंजाइना का पिक्चर आता है। ठीक है, आपको नीट एमडीएस में, यू जस्ट गो थ्रू द पिक्चर ना, आई शो यू लेटर, जब हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, then I'll show you the pictures of all those things, but here just you remember कि आपको लुडविग्स एंजाइना 3 स्पेसेस, सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीरियरली प्रोट्रूडिंग टंग। देखोगे टंग बाहर निकला हुआ है, एयरवे इज कॉम्प्रोमाइज्ड, देन देयर इज ब्रीथिंग स्ट्राइडर। ठीक है, ऐसे साउंड निकलता है कुछ, द पेशेंट इज अनेबल टू टॉक एंड सम साउंड इज ऑलवेज कमिंग, दैट इज स्ट्राइडर। ठीक है, ये स्ट्राइडर। फिर आपको डिस्फेजिया होता है, देयर इज डिफिकल्टी इन ईटिंग, देन बायलैटरल स्वेलिंग होता है इसमें, देन आपका फीवर होता है। ठीक है,
देन ब्रोनी इडिमा, देयर इज इडिमा, ठीक है। तो ये सारा फीचर्स होता है आपका लुडविग्स एंजाइना में। तो यहाँ पे 3F बताया मैंने, देयर आर 3F also related to Ludwig's angina, that is it is feared, ठीक है, fatal and fluctuant. You know this जो Ludwig's angina है, this person named Ludwig, he himself died of Ludwig's angina, ठीक है। so this is 3F, आपको आप याद रखो, it is feared, fatal and fluctuant, ठीक है। ये तीन चीजें आप याद रखना, ठीक है। now what are the principles of management, कैसे मैनेज करोगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपका पहले हॉस्पिटलाइजेशन इज ए मस्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नंबर 1 हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। देन सिक्योरिंग द एयरवे, एयरवे ठीक करना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। देन एंटीबायोटिक्स एंड हाइड्रेशन, एंटीबायोटिक्स देना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, मतलब इंसिशन एंड ड्रेनेज, IND जिसको बोलते हैं ना, इंसिशन एंड ड्रेनेज, ठीक है। एंड मेडिकल सपोर्टिव थेरेपी। सो इफ यू राइट दिस 5 पॉइंट्स, ठीक है, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, फिर से बताते हैं। लुडविग्स एंजाइना में थ्री स्पेसेस आर इन्वॉल्व, आपको याद रखना है, सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा, एक टंग देखोगे प्रोट्रूडिंग है, यहाँ पे बायलेटरल स्वेलिंग है, टंग इज प्रोट्रूडिंग, उसमें लिखा होगा कि एयरवे इज कॉम्प्रोमाइज, देन फीवर है इतना 104 डिग्री सेल्सियस, फिर स्ट्रीडर, देयर इज अ साउंड निकल रहा है, ठीक है, डिस्फेजिया, ठीक है, फिर ब्रोनी इडिमा, देयर इज इडिमा। तो दिस आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लुडविग्स एंजाइना। देन 3F रिलेटेड टू आपका लुडविग्स एंजाइना, इट इज feared, इट इज fatal, इट इज फ्लक्चुएंट। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी है, एयरवे मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स एंड हाइड्रेशन, इंसिशन एंड ड्रेनेज एंड मेडिकल सपोर्टिव थेरेपी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ओके। तो मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स में क्लासिफिकेशन, ओके, देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस फॉर मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स। तो पहला क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय रॉ एंड किली। रॉ एंड किली ने क्या क्लासिफिकेशन दिया है, इफ देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसल बोन, अगर बेसल बोन इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसको बोलते हैं डेंटो अल्वियोलर फ्रैक्चर, ठीक है। इफ द बेसल बोन इज नॉट इन्वॉल्व, देन वी कॉल इट डेंटो अल्वियोलर फ्रैक्चर। इफ बेसल बोन इज इन्वॉल्व, ठीक है, तो इट इज सबडिवाइडेड इनटू, अगर बेसल बोन इन्वॉल्व है देन इट इज सबडिवाइडेड इनटू सिंगल, फिर डबल, सिंगल यूनिलेटरल, डबल यूनिलेटरल, बायलेटरल एंड मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल हो सकता है, बायलेटरल हो सकता है, यूनिलेटरल एक फ्रैक्चर है, दो फ्रैक्चर है, ठीक है। तो दिस इज गिवन बाय रॉ एंड किली। रॉ एंड किली का क्या है, बेसिस क्या है, बेसल बोन। अगर बेसल बोन इन्वॉल्व नहीं है, वी कॉल इट डेंटोअल्वेलर फ्रैक्चर। इफ बेसल बोन इज इन्वॉल्व, सिंगल, डबल होता है, बायलेटरल होता है, मल्टीपल होता है, इट कैन बी यूनिलेटरल, बायलेटरल, ठीक है। तो दिस वाज बेस्ड ऑन बेसल बोन। नाउ अगेन डिंगमैन and Netwick, they have given a classification based on the anatomic location, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका कॉन्डाइल, फ्रैक्चर ऑफ द कॉन्डाइल, सिम्फाइसिस, बॉडी एंगल, ठीक है, फिर कोरोनॉइड प्रोसेस, फिर रेमस रीजन, कैनाइन रीजन एंड डेंटोअल्वेलर, ठीक है। तो yesterday I told you which is the most common fracture of mandible,
that is condyle. Okay, it is approximately 29%. Defined books give different. In your pulse it is written wrong. Pulse में दिया हुआ angle is the second most common. I think in the chapter of fractures दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही यही है कि which is the most commonly common fractures in the mandible, तो उसमें दिया हुआ angle but it is not true. Okay, condyle is the most common, around 29% आता है. Okay, defined books give different this thing 29%, some say 35%. So defined studies have given defined this thing. ठीक है, तो 29% you can remember. ठीक है, then नेक्स्ट आपका शैम्पेस प्रिंसिपल के अनुसार कितने सारे प्लेट्स आप लगाते हो. ठीक है, अगर सिम्फाइसिस पे हो, पारासिम्फाइसिस पे हो, एंगल पे हो. ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल चेक दिस वन. ओके, तो जो अकॉर्डिंग टू शैम्पेस प्रिंसिपल, अगर सिम्फाइसिस रीजन पे फ्रैक्चर है, दिस कम्स इन योर नीट. ओके, नीट में आता है 2 प्लेट्स. ठीक है, फिर बॉडी में होता है तो 1 प्लेट जस्ट बिलो द रूट्स. ठीक है, सिम्फाइसिस में 2 प्लेट देते हैं, बॉडी में 1 प्लेट देते हैं, एंगल में 1 प्लेट अलोंग द एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज. ठीक है, और कॉन्डाइल में 2 प्लेट्स देते हैं, 2 प्लेट्स. ठीक है, 1 anterior and 1 lateral. When we discuss the image base, we will be showing you all the pictures. तो ये 2 plates. ठीक है, सिम्फाइसिस में, इवन पारासिम्फाइसिस. ओके, पारासिम्फाइसिस मतलब कैनाइन रीजन पे भी 2 प्लेट्स देते हैं. ठीक है, 2 प्लेट्स. सिम्फाइसिस में 2 प्लेट्स, बॉडी पे 1 प्लेट, एंगल पे 1 प्लेट एंड कॉन्डाइल पे 2 प्लेट. ठीक है, कॉन्डाइल पे 2 प्लेट, 1 एंटीरियर एंड 1 लेटरल. ओके, then something about TMJ ankylosis. TMJ ankylosis भी we discussed yesterday. So TMJ ankylosis का सबसे कॉमन कारण क्या होता है? ट्रॉमा. आफ्टर ट्रॉमा इट इज इन्फेक्शन. सो कौन सारे इन्फेक्शन होते हैं? जॉइंट इन्फेक्शन लाइक ऑस्टियोमाइलाइटिस. ऑस्टियोमाइलाइटिस के कारण हो सकता है आपको सेप्टिक सोर थ्रोट, scarlet fever. We'll be discussing scarlet fever when you prepare for your NEET MDS. Scarlet fever, strawberry tongue, ये सब आता है. ठीक है, then tuberculosis. Tuberculosis also very important. ठीक है, meningitis. So these are the different infection in which TMJ ankylosis can occur. But most common आपको याद रखना है कि trauma के कारण ही होता है. Then there are other infection also like otitis media. Otitis related to air, otitis media, infection of middle ear. What is otitis media? Infection of middle ear. ठीक है, then mastoiditis. What is mastoiditis? Infection in the mastoid region. कल हमने बताया था Bettel sign, जो ecchymosis in the mastoid region, that is known as Bettel sign. Okay, so वो फ्रैक्चर में दिखा जाता है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में. तो ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर, मेस्टोइडाइटिस, मेस्टोइड में इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है आपको. देन टेम्पोरल बोन और पेरोटिड एब्सेस. टेम्पोरल बोन और पेरोटिड एब्सेस, सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस. ठीक है, देन ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस. ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन मीन्स infection related to the teeth. Okay, then submesenteric infection and infratemporal abscesses. Infratemporal fossa we will discuss in our anatomy classes. ठीक है, infratemporal fossa is a totally defined topic. Okay, so infratemporal fossa पे भी अगर abscess होता है तो आपको TMJ ankylosis हो सकता है. ठीक है, then some autoimmune disorders. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कारण भी आपको TMJ एंकाइलोसिस हो सकता है, लाइक
rheumatoid arthritis, osteoarthritis and ankylosing spondylitis. ठीक है. देन आपका व्हाट वाज लेफ्ट, फोर्सेप्स डिलीवरी, जो दैट इज ए पार्ट ऑफ ट्रॉमा. ओके, फोर्सेप्स डिलीवरी के कारण जो बच्चे जन्म होता है उसके समय फोर्सेप्स डिलीवरी के कारण आपको ये हो सकता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द थ्योरी. ओके, सो देयर आर डिफाइंड थ्योरी ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ टीएमजे एंकाइलोसिस. हमने बताया था कल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेमार्थ्रोसिस के कारण होता है. बट दिस थ्योरीज डिफाइंड ऑथर्स हैव गिवन. ओके, एक थ्योरी आपको दिया है लेस्किन ने. नंबर 2 इज गिवन बाय रॉ, इट इज नोन एज रॉस थ्योरी ऑफ एंकाइलोसिस. ठीक है, दिस आई हैव नॉट टोल्ड यू yesterday or before also I have not told you. And then Ellis and his hypothesis. Ellis and his hypothesis. Okay, this is a person by the name of he. Okay, Ellis and his hypothesis. तो तीन थ्योरी है. एक लेस्किन ने दिया है, one is Ross theory of ankylosis and one is Ellis and his hypothesis. ठीक है. Then clinical features we have discussed yesterday. Clinical features we know. ठीक है. बायलैटरल में आपको याद रखना है, बायलैटरल सी टीएमजे एंकाइलोसिस कैन बी यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों हो सकता है. तो बायलैटरल में आपको याद रखना है बर्ड फेस डिफॉर्मिटी. ठीक है. एंड देन देयर वाज अ कार्टून इन द 1920s बाय द नेम ऑफ एंडी गम्प. ठीक है. तो उसका क्या था, जो मैंडिबल था इट वाज वेरी मच रेट्रूडेड, बहुत पीछे था. तो दैट्स व्हाई आपका जो दिस बायलैटरल में इट इज आल्सो नोन एज एंडी गम्प डिफॉर्मिटी. आप इसका फोटो देख लेना. ठीक है, आई हैव नॉट गॉट द फोटो फॉर दिस. एंडी गम्प डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं इसको. देन क्लास 2 मेल ऑक्लूजन मिलता है. दे में आस्क यू ना इन योर वाइवा या आपका नीट एमडीएस में आ सकता है. ठीक है, एंडी गम्प डिफॉर्मिटी कौन से टीएमजे एंकाइलोसिस, यूनिलैटरल, बायलैटरल या अदर थिंग्स दे कैन गिव ना. तो एंडी गम्प डिफॉर्मिटी यू रिमेंबर कि बायलैटरल टीएमजे एंकाइलोसिस में दिखाई देता है. ठीक है. फिर यहाँ पे एंटीगोनियल नॉच, दिस ऑल्सो आई विल शो यू इन पिक्चर लेटर. एंटीगोनियल नॉच इज वेल डिफाइंड. ठीक है, ये जो गोनियन होता है ना दैट इज वेरी मच वेल डिफाइंड. ऐसे एंटीगोनियल नॉच इज वेल डिफाइंड. ठीक है. देन सिवियर माल ऑक्लूजन, क्राउडिंग हो सकता है, इसमें क्राउडिंग होता है. ठीक है. ठीक है, इतना ही है इसमें. फिर आपका क्लिनिकल फीचर्स के बाद नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस ड्यूरिंग मैनेजमेंट. ओके, क्लासिफिकेशन ऑन ऑल इन द topic when we discuss TMJ ankylosis we have discussed. Now challenges during management, what are the challenges we face, क्या challenges face करते हैं हम. तो फर्स्ट इज एनेस्थेटिक चैलेंजेस. एनेस्थेशिया करना डिफिकल्ट होता है. क्यों? क्योंकि उसका माउथ क्लोज रहता है. ठीक है. अगर टीएमजे एंकाइलोसिस में क्या होता है, जो माउथ ओपनिंग है एकदम कम हो जाता है. तो समटाइम्स द माउथ ओपनिंग इज नील. ठीक है, एकदम जीरो है. तो उस समय आपको जो ब्रोंकोस्कोप लगाना वो सब डिफिकल्ट हो जाता है. हाउ यू कैन ओपन द माउथ एंड पुट ब्रोंकोस्कोप. तो इसलिए एनेस्थेटिक चैलेंजेस आर देयर. देन री एंकाइलोसिस के चांसेस होते हैं. देन रेस्टोरेशन ऑफ ग्रोथ सेंटर भी डिफिकल्ट होता है. फिर करेक्शन ऑफ एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स भी प्रॉपर नहीं आ सकता है. ठीक है. So these are the 4 challenges. तो how do we overcome the challenges for anesthetic? इसमें आप यूज कर सकते हो फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन, नॉट द नॉर्मल ब्रोंकोस्कोप. ठीक है, इसमें फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन यूज करते हैं. इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ टीएमजे एंकाइलोसिस. ठीक है, fiber optic intubation. Even we are planning one
TMJ ankylosis in our department in few days. So the जो anesthesiologist है, he was telling that fiber optic intubation नहीं होगा, तो he will not do the case. ठीक है, तो fiber optic intubation, I'm telling you this story so that you can remember now how important is this. All the previous cases we did with nasoendotracheal, but here we are doing with fiber optic intubation. ठीक है, तो ये आप याद रखना, fiber optic intubation is very important. ठीक है, then these are the defined surgical approaches. ठीक है, this is very important for your NEET MDS. ये सारा पिक्चर्स आ सकता है. ठीक है, तो this is the Dingman's approach. ठीक है, this is Blair's hockey stick, inverted hockey stick. This is Thomas incision. दिस इज अल्कायत एंड ब्रामली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. नीट पीजी वेरी इंपॉर्टेंट. अल्कायत एंड ब्रामली. आई शेयर यू दिस पिक्चर ओके इन द ग्रुप. ठीक है, तो ये यू कैन गो थ्रू इट. ओके, अल्कायत एंड ब्रामली, देन एंड्यूरियल पोस्ट ऑरिकुलर राइटिडेक्टोमी. सो यू गो थ्रू बाय योरसेल्फ. ठीक है, नाउ सम ऑफ द दिस थिंग्स ना वी यूज इन आपका जो I told you yesterday कि अगर ट्रीटमेंट ऑफ TMJ एंकाइलोसिस करते हैं तो we can do gap arthroplasty, we can do interpositional arthroplasty. तो interpositional arthroplasty में क्या करते हैं, गैप क्रिएट करते हैं, उसके बीच कोई आप ग्राफ्ट मटेरियल रखते हैं. तो व्हाट आर द ग्राफ्ट मटेरियल्स? आपका ऑटोजेनस हो सकता है. ऑटोजेनस में क्या है, वी टोल्ड टेम्पोरलिस फेशिया मोस्ट कॉमन. इसके अलावा आप स्किन भी यूज कर सकते हो. देन कार्टिलेज यूज कर सकते हो. कार्टिलेज दैट इज ऑरिकुलर कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, इलियाक क्रेस्ट. ठीक है, देन बोन ग्राफ्ट यू कैन यूज स्टेर्नो क्लेविकुलर, मेटाटार्सल बोन ग्राफ्ट. ठीक है, देन यू कैन यूज फैट ऑल्सो. ठीक है, देन ये हो गया ऑटोजेनस. देन एलोजेनिक में ऑटोजेनस मतलब क्या है, फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ, फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी इटसेल्फ. एलोजेनिक मतलब फ्रॉम द अदर पार्ट. ओके, एलोजेनिक यू कैन यूज कोस्टल कार्टिलेजेस. ठीक है, एलोप्लास्टिक दैट इज you can use titanium metal, then gold, tantalum, then silastic and acrylic. ठीक है, and xenograft also you can use. xenograft मतलब क्या होता है, other body, other animals, other species से. तो xenograft here bovine can be used. bovine मतलब cow से collagen या cartilage. I think I am going very fast, right? ठीक है, I am going fast. I am expecting that you already know these things. Okay, I have discussed many times these things. So anyway, we'll be discussing again and again. ठीक है, for your preparation. So by the time you appear for your entrance, you will be very thorough with these things. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कोस्टोकॉन्ड्रियल ग्राफ जो यूज करते हैं ना, वो कहाँ से वो करते हैं. ठीक है, so this is कोस्टोकॉन्ड्रियल ग्राफ्ट taken from the rib. ठीक है, तो कौन सा रिब लेते हैं, फिफ्थ रिब या सिक्स्थ रिब या सेवेंथ रिब. ठीक है, फ्रॉम हियर यू आर टेकिंग द ग्राफ्ट. ओके, सो कौन सा रिब से लेंगे, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ या सेवेंथ. ओके, now what is the length of the graft? length of the graft will depend कि आपका जो हाइट ऑफ द रेमस, कितना हाइट आपको रेस्टोर करना है, अकॉर्डिंगली द लेंथ विल बी टेकन. ओके, देन एंड मिनिमम ऑफ 1.5 सेंटीमीटर. तो मिनिमम कितना है, मिनिमम आपको 1.5 सेंटीमीटर ऑफ ग्राफ्ट शुड बी टेकन. ठीक है, ठीक है, तो we'll stop here. Is it clear whatever we have discussed till now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay.